अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के हवाले से फिर से एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मेरे ख्याल से कोई वीडियो नहीं बनी थी। तो आज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स एंड मोशन का टॉपिक है, इसके हवाले से पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताने से पहले इसकी कुछ रूल में लिखूंगा। फॉर एवरी एक्शन there is always equal but opposite न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, हमारे इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर हम एक्शन लगाते हैं तो एज अ रिएक्शन के तौर पे वो हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है। हमेशा इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है स्टूडेंट्स सेम होता है, मगर डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, अपोजिट होती है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बहुत ही डीप में जाके समझेंगे और देखेंगे क्या ये एक्शन और रिएक्शन मोशन का बाइस बनते हैं, क्या एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल करते हैं। तो बहुत सी चीजें हम डिटेल में इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं कि समझने के लिए मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखते हुए ये कहते हैं कि इसका एक्शन आगे की तरफ, इस बॉडी ने इस पर रिएक्शन लगाया, पीछे की तरफ दोनों का रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो गया। असल में इस तरह होता नहीं है। इसके पीछे वाली जो कहानी है वो मैं आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, यहां पर गौर से देखें, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक में एक गाड़ी है, इस ट्रैक में एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी के पीछे एक बंदा बैठा हुआ है और इस गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। इसका मतलब इस बंदे ने इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाई जिसको मैं कहता हूं फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन कार। आदमी ने इस कार के ऊपर क्या लगाई स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगाई। इसी तरह जाहिर बात है कार का भी कुछ ना कुछ मास है और कार के अंदर भी इनर्शिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। अब ये जो बॉडी है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये जो कार है जिसके ऊपर फोर्स लगा जा रहा है, तो ये जो कार है ये चाहती है कि इस पर जो फोर्स है उसके रिएक्शन में एक अपोजिट फोर्स बनाए। जितना ये फोर्स लगा रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड के बराबर एक फोर्स क्रिएट करे ताकि इसकी लगी हुई फोर्स पर इसको रोका जाए। मतलब कार क्या करेगी बेसिकली स्टूडेंट, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसके ऊपर फोर्स क्या होगी स्टूडेंट्स, फोर्स बाय कार ऑन मैन। इसका मतलब कार ने फोर्स लगाया मैन के ऊपर। अब समझने वाली बात यह है, हम कहते हैं कि आदमी ने कार के ऊपर फोर्स लगाई आगे की तरफ, कार ने मैन के ऊपर फोर्स लगाया पीछे की तरफ। इसका मतलब आदमी ने एक्शन के तौर पे कार के ऊपर फोर्स लगाई, इसको हमने एक्शन कहा, और कार ने मैन के ऊपर फोर्स लगाई, रिएक्शन कहा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। हम ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहां से सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की ये है, ये कहते हैं कि कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, एक्शन और रिएक्शन का जो पेयर है वो टू डिफरेंट बॉडीज पर लगता है और दो डिफरेंट बॉडीज के अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि वो क्या करे, एक दूसरे को कैंसल करे, एक दूसरे को क्या करे स्टूडेंट, कैंसल करे। अब इसका मतलब समझने की ये है कि मिसाल के तौर पर इस बंदे पर कार ने फोर्स लगाया और इस बंदे ने कार के ऊपर फोर्स लगाया। अब इसका मतलब ये कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है,
कार इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये यहां पर समझने वाली बात है, क्या ये दोनों फोर्सेस जो कि दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रही हैं, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? क्या ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है, एक सिंपल एक एग्जांपल दूंगा कि अली एक लड़का है, इसका एक हाथ इस तरफ खींच रहा है, एक दूसरा बंदा इसके एक हाथ को इस तरफ खींचा जा रहा है, इसके दूसरे हाथ को इस तरफ खींचा जा रहा है। अब खुद सोचें, अब इस केस के अंदर, अब इस केस में एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन को कैंसल कर सकते हैं। क्यों? ये बंदा अली पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और ये बंदा उसी अली पर फोर्स लगा रहा है उस तरफ। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों फोर्सेस इसी एक बॉडी पर लग रहे हैं जो दरमियान में है। कोई इस तरफ खींच रहा है सेम मैग्नीट्यूड के साथ, और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा बंदा है जो उसको उस तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इस बॉडी के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कैंसिल कर दिया। मगर समझने वाली बात यहां पर यह है, क्या इस केस में इस बॉडी और इस कार ने इस पर रिएक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगाया, एक्शन इस बॉडी ने आगे की तरफ किया, क्या ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे? तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। देखें, ये दो डिफरेंट बॉडीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक लड़का है, अली है मिसाल के तौर पर, मैं किसी मास पर इस पर फोर्स लगाता हूं, तो ये दूसरा मास है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, फोर्स इस पर लगाया जा रहा है तो इसी के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी। अगर फोर्स इस पर लगाया जा रहा है तो इसी के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फोर्स इस पर लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर पैदा हो जाए। इसका मतलब यहां पर ये है, इसको मैं मजीद आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये लिखें, एक्शन एंड रिएक्शन pairs always apply on two different bodies, so they cannot cancel the effect ऑफ ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद डीपली हम लोग समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज अप्लाई ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे कैन नॉट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल नहीं करेंगे। अब खुद सोचें, गाड़ी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगी, जो कि लगाई किसने? आदमी ने कार के ऊपर। गौर से सुने, अब सिर्फ और सिर्फ कार को समझे। कार एक सिस्टम है, इस पे लगी जाने वाली फोर्सेस कितनी है उसको समझना है स्टूडेंट्स। अब देखें, आदमी ने कार के ऊपर फोर्स लगाई आगे की जानिब, और कार ने आदमी के ऊपर फोर्स लगाई पीछे की जानिब। अब हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, न तो कार आगे मूव हो रही है, न तो आदमी पीछे मूव हो रहा है। गौर से सुने, इसका मतलब आदमी पर हमें लग रहा है कि एक फोर्स लग रही है जो कि कार लगा रही है पीछे की तरफ, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक फोर्स लगे तो ये तो अनबैलेंस कैटेगरी में आ रहा है। ये तो मैन के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि कार लगा रही है, जो कि अनबैलेंस फोर्स है पीछे की तरफ। तो ये आदमी पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा? इस कार के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है, ये भी हमें अनबैलेंस दिख रही है, तो ये कार आगे की तरफ क्यों नहीं मूव हो रही? अगर हम एक्शन और रिएक्शन पेयर को हटाकर, ये तो बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन पेयर थे जो कि दो डिफरेंट बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर इस चीज को हटा लें और इसके डीप में जाके समझे तो हमें कुछ और फोर्सेस नजर आएंगी, जो कि कुछ और फोर्सेस हैं जो कि कार पे लग रही हैं, कुछ और फोर्सेस हैं जो कि इस आदमी पे लग रही हैं। इस आदमी पे जो कुछ और फोर्सेस हैं, अगर उनमें बैलेंस, जिस जाहिरी बात है उनके अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, तभी ये आदमी पीछे की तरफ मूव
नहीं हुआ है। अगर कार के अंदर किसी न किसी तरीके से एक अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा, कार भी तो बैलेंस है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो कि इसको बैलेंस कर रही होगी। अब गौर से सुने, अब कार बेसिकली स्टूडेंट्स, कार के ऊपर एक फोर्स लग रहा है आगे की जानिब, और वो फोर्स कौन लगा रहा है स्टूडेंट्स? आदमी लगा रहा है। कार बेसिकली ग्राउंड में है, और ग्राउंड में होने के बाद इसके अंदर एक खुसूसियत है ग्राउंड की, कि ग्राउंड एक रिएक्शनल फोर्स लगाता है कार के ऊपर, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि पीछे की जानिब लगता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है जो कि कार के ऊपर लग रहा है पीछे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन कार पीछे की तरफ, एफ सी। इसका मतलब यह है कि अब इसी सिस्टम के अंदर एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स आदमी इस कार के ऊपर लगा रहा है आगे की तरफ, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि इस कार के ऊपर लगा रही है पीछे की तरफ। अब इसका मतलब यह है कि कार रेस्ट में है और रेस्ट से मूव करना नहीं चाहती है। इसका मतलब वो एज अ इफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, नेचर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स पाया जाता है, तभी किसी भी हाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हो, किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को आप मूव करवा सकते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें हर ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव करता हुआ नजर आता। तो फ्रिक्शनल बेसिकली एक फोर्स है जो कि ग्रिप रखती है किसी भी ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ बनाए रखती है। अब यहां पर देखें, अब बजाते खुद कार और आदमी का रिलेशन देखें तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर टू डिफरेंट बॉडीज है। इसका मतलब आदमी कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, कार आदमी के ऊपर फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ। ये दो एक्शन और रिएक्शन पेयर्स हैं जिसके बारे में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताया है। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मगर इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। मैंने एक मजेदार बात यहां पर लिखवाई है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज अप्लाई ऑन टू डिफरेंट बॉडीज सो दे कैन नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। ज्यादातर स्टूडेंट्स इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उसी हिसाब से समझते हैं, जबकि इस तरह समझना बहुत ही रॉन्ग तरीका है। बिकॉज एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट बॉडीज पर है। कार का मैन के ऊपर फोर्स है, मैन का कार के ऊपर फोर्स है। भाई इस कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है आदमी, तो इस कार के अंदर एक और सिस्टम होगा, इस एक सिस्टम के अंदर मजीद भी फोर्सेस होंगी कि जो कि इस फोर्स को क्या कर रही होंगी? बैलेंस कर रही होंगी, तभी ये कार मूव नहीं करता। इसका मतलब ये है, अगर कार इस आदमी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक ही सिस्टम है, इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये कार आगे की तरफ क्यों नहीं मूव हो रही? ये कार आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो इसका मतलब ये आदमी पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा? सिर्फ एक फोर्स लग रही है। अब यहां पर इस डायग्राम मैंने इस तरह बनाया कि अब कार के ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो ये कार आगे क्यों नहीं मूव करती? इस आदमी के ऊपर एक फोर्स लगती है, ये पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव करता? ये मैंने आप लोगों को एक्शन और रिएक्शन के पेयर में समझाया है। ये दो फोर्सेस हमेशा इक्वल होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, जबकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। अब इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल कब होगा? अब इस फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और फोर्सेस होंगी, जो कि मैंने यहां पर आपको गिवन नहीं की, अभी मैं गिवन करता हूं, अभी मैं आपके सामने बनाता हूं। मिसाल के तौर पर आदमी ने फोर्स लगाई, आदमी को भूल जाएं आप, आदमी ने फोर्स लगाई, आदमी को भूल जाएं। अब कार को समझने की कोशिश करें। ये कार के पहिए हैं, आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, जिसको हमने कहा था फोर्स बाय मैन ऑन कार, एफएमसी। आदमी ने कार के ऊपर फोर्स लगाई, ये समझ में आ गया। अब इसका मतलब हमें तो दिख रहा है एक फोर्स है, ये कार आगे क्यों नहीं मूव करती? अब इस कार को समझने की कोशिश करें तो ये इसलिए मूव नहीं करती क्योंकि एक सिस्टम है, इसमें और फोर्सेस भी हैं जो कि इसके ऊपर लग रही हैं। हमने सिर्फ एक्शन और रिएक्शन पेयर को समझना था, वो समझ लिया। जबकि इसके पीछे वाली जो कहानी है स्टूडेंट्स, वो अभी आपको समझनी है। वो ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी और इस रोड के दरमियान भी कुछ फोर्सेस लग रही है। अब हमें दूसरी फोर्सेस को डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस रोड का इस गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस रोड का इस गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो ये हमें पता है कि गाड़ी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसका मतलब आदमी कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये मूव नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो इस कार के ऊपर बैक डायरेक्शन में लगेगी, इस कार के ऊपर बैक डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। यहां पर बना देता हूं फोर्स ऑफ रोड ऑन कार।
रोड में जो फोर्स है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो कार के ऊपर लग रहा है पीछे की तरफ। अब देखें, एक ही सिस्टम है, एक ही कार है, उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक आदमी लगा रहा था आगे की तरफ, अब रोड लगा रहा है पीछे की तरफ। अब इसको हम एक्शन और रिएक्शन पेयर मानेंगे और कहेंगे कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। मगर इस केस में जो आदमी कार के ऊपर लगा रहा था, कार आदमी के ऊपर लगा रहा था, ये एक्शन और रिएक्शन ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, ना तो एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से मोशन क्रिएट करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इस बॉडी के ऊपर थोड़ी ना मोशन पैदा होगी, इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इसी पर ही मोशन पैदा होगी। इसकी वजह से किसी दूसरी बॉडी पर मोशन नहीं पैदा हो सकती। तो यहां फोर्सेस भी ऐसी हैं, दो फोर्सेस हैं जो कि टू डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। अब उनके अंदर ही कुछ फोर्सेस होंगी जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होंगी, अगर नहीं करती है तो वो बॉडी मूव करेगी। यहां भी कुछ बात है, एफएमसी जो कि कार के ऊपर लग रहा है मैन की जानिब से आगे की तरफ, और रोड कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब इसका मतलब ये है कि जब तक ये फोर्सेस बराबर हैं, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, मिसाल के तौर पर, ये बॉडी मूव नहीं हो सकती। फिर आदमी ने क्या किया, इस फोर्स को बढ़ा के कितना किया, 100 न्यूटन। उसी वक्त फ्रिक्शन भी बढ़ गई, कितनी हो गई, 100 न्यूटन। फोर्स बढ़ाते जाओगे तो ये फ्रिक्शन का रूल है, फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक, एक वैल्यू तक। फिर आदमी ने कहा चलो मैं 100 न्यूटन पर भी, तुम 100 न्यूटन हो गई, चलो मैं करता हूं 200 न्यूटन। जैसे ही 200 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन ने बोला भाई 100 न्यूटन से ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, मैं उस लिमिट तक 100 न्यूटन तक मैं लग सकती हूँ, बाकी मेरे पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं। अब देखें, फोर्स ने आदमी के ऊपर फोर्स लगाई, सही है, 200 न्यूटन। उसी वक्त फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स जो कि रोड ने लगाई फ्रिक्शन की वजह से पीछे की तरफ, जो कि अब इस हिसाब में कम है, इसका 200 न्यूटन, इसका 100 न्यूटन, जो कि अनबैलेंस्ड है। इसका मतलब 200 माइनस 100 कितना बचा, 100 न्यूटन का फोर्स इंक्रीज लग रहा है आगे की तरफ। अब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अब ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। अब समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जांपल, कि मिसाल के तौर पर ये गाड़ी फिर से बना देता हूं, यहां पर ये गाड़ी बना देता हूं, तो इस पर एक्शन और रिएक्शन पेयर्स की बहुत से कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एक आदमी ने इस पर फोर्स लगाई आगे की तरफ, इसको हमने कहते एफएमसी, और इसी तरह इस कार ने इस आदमी के ऊपर फोर्स लगाई पीछे की तरफ, फोर्स ऑन मैन बाय फोर्स बाय कार ऑन मैन, एफसीएम। दो फोर्सेस हैं, दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं। ये कार पे लगा रहा है, कार बॉडी इस आदमी पे लगा रही है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। जबकि इसको कैंसिल करने के लिए क्या है स्टूडेंट्स, एफआरसी। इस आदमी को कैंसिल करने के लिए भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये पीछे की तरफ लग रही है, तो इस केस में एफआरसी आगे की तरफ लगेगी। तो ये तब जाके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल कर सकते हैं, वैसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मजीद एक बहुत सारी डेली लाइफ में आपने न्यूटन थर्ड लॉ मोशन की एग्जांपल समझी हैं, देखी भी हैं, और हमेशा उनको गलत तरीके से ही स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझा है, गलत तरीके से ही आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को समझा है, जिसकी वजह से आज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन एग्जांपल्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हो गई होगी। तो इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक टेबल की एग्जांपल देता हूं। ये एक टेबल है जो कि ग्राउंड के ऊपर है, इसके ऊपर मैं एक बुक रखता हूं, एक किताब रखता हूं। जैसे ही किताब रखता हूं तो किताब इस पर एक प्रेसिंग फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, जो कि मैं लिखता हूं इस फोर्स को फोर्स बाय बुक ऑन टेबल। बुक ने फोर्स लगाई टेबल के ऊपर। इसी तरह एज अ रिएक्शन टेबल ने फोर्स लगाई बुक के ऊपर। अब ये दो बन गए एक्शन और रिएक्शन पेयर्स टू डिफरेंट बॉडीज पर। टेबल ने बुक के ऊपर लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, बुक ने टेबल के ऊपर लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टू डिफरेंट बॉडीज हैं। तो ये फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती, और न ही इस बॉडी में किसी किस्म की मोशन होगी। जबकि मोशन डिसाइड कौन करेगा, उस किसी एक बॉडी के उस सिस्टम के अंदर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अब इस टेबल की मिसाल दें तो इस टेबल में
दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये टेबल ग्राउंड को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है एक फोर्स के साथ। इसको फोर्स बाय टेबल ऑन ग्राउंड टीजी कहता हूं। और उसी तरह ग्राउंड इस टेबल को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स ऑन टेबल बाय ग्राउंड। यहां पर एक छोटी सी वो हो गई है, यहां पर लिखें फोर्स जीडी, इसका मतलब ग्राउंड ने टेबल के ऊपर लगाया। अब टेबल के ऊपर बाजार फोर्स दो हैं, एक एफबीटी जो कि बुक लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एफजीटी। यहां पर गौर से देखें, एफबीटी और एफजीटी। अब ये दो फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि ये सिस्टम किस तरह मूव करेगा। एक बुक का टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना, एक ग्राउंड का टेबल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाना। इसका मतलब ग्राउंड का टेबल को ऊपर की तरफ मूव करवाना। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो टेबल के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई ना कोई फोर्स ज्यादा होगी, अगर एफजीटी ज्यादा होगी तो टेबल क्या करना शुरू करेगी, दसना शुरू करेगी। अगर एफबीटी ज्यादा होगी, बुक ऑन टेबल, एफजीटी ज्यादा होगी, ग्राउंड ऑन टेबल, तो टेबल ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अगर एफबीटी ज्यादा होगी, फोर्स ऑन बुक बाय टेबल, तो टेबल नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। तो ये डिसाइड करेंगे। जबकि दूसरा जो एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या है, एफटीबी टेबल का बुक के ऊपर और एफबीटी बुक का टेबल के ऊपर। टेबल का बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, बुक का टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बताए हैं। और जबकि इनके अंदर टेबल के लिहाज से जाओ तो टेबल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक ग्राउंड टेबल को ऊपर डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है, एक बुक टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है। तो ये दोनों फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि आया बॉडी ऊपर मूव करेगी, आया बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी। अगर ये बैलेंस फोर्सेस हैं तो बॉडी की में कोई मूवमेंट नहीं होगी, अगर ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं तो बॉडी में मूवमेंट होगी। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डेली लाइफ में बहुत से आप लोगों ने एग्जांपल देखे, जिस तरह के रॉकेट प्रोपल्जन, जब रॉकेट मूव होता है देखा होगा, उसमें बेसिकली वहां भी टू डिफरेंट बॉडीज होती हैं। गैसेस उससे एग्जॉस्ट से निकलती हैं, इतनी हाई वेलोसिटी के साथ निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से एक्शन इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे बॉडी क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। और इस तरह के स्टूडेंट्स और ज्यादा आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के हवाले से एग्जांपल देखे होंगे और उनको समझा भी होगा। बाद स्टूडेंट्स ने इनको हमेशा, जो स्टूडेंट जो होते हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर में, ये समझते हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल करते हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। जो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स ऑलवेज अप्लाई ऑन टू डिफरेंट बॉडीज सो दे कैन नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसी पॉइंट पे सब कुछ कहानी छुपी हुई है कि दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रहे होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो इस पेन पर फोर्स नहीं लग सकता, इस बॉडी पर दूसरी बॉडी पर फोर्स नहीं लग सकता। ये फोर्स इसके लिए है, इसको कैंसिल करने के लिए इसके सिस्टम में कुछ और फोर्सेस होंगी जो इसको बैलेंस रखेंगी या अनबैलेंस बनाएंगी। इसको कैंसिल करने के लिए इसी सिस्टम के अंदर कुछ और फोर्सेस होंगी जो इसको बैलेंस करेंगी या अनबैलेंस करेंगी। इसका मतलब इस बंदे ने पिछली एग्जांपल में मैं आपको बताया, जिस तरह उसने कार के ऊपर फोर्स लगाया, कार आगे की तरफ मूव करना चाहती थी, एट द सेम टाइम कार मूव नहीं कर रही थी। बेसिकली वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी जो उसको बनाए रखती थी एक ही जगह पर। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या आदमी का कार के ऊपर फोर्स, अगर दोनों में से कोई भी एक्सीड कर जाए तो कार मूव करना शुरू करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के हवाले से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आपकी डेली लाइफ में और ज्यादा एग्जांपल्स हैं, इसके हवाले से आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। तो आज का वीडियो इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।